वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। ये हमारा पार्ट 2 है। आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे 10.2 फ्री फॉल। 10.1 ग्रेविटेशन हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। पहले समझते हैं कि फ्री फॉल क्या होती है। एक्टिविटी 10.2, इसके अंदर हमें यहाँ पे एक स्टोन लेना है और उसको ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड्स में उसे तेजी से थ्रो करना है। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, वो कुछ हाइट पे जाएगा मतलब कुछ ऊंचाई पे जाएगा और फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। हमने पीछे ये पढ़ा है कि जो अर्थ है, जो धरती है, वो अपनी तरफ सभी के सभी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों करती है? क्योंकि अर्थ के पास एक तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स है। Whenever object fall toward the earth under this force alone, we say that the object are in free fall. तो फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट होता है तो उस वाले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वाला ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक 5th-6th फ्लोर है, ठीक है। आप 5th-6th फ्लोर से एक बॉल को नीचे गिर रहे हो, ठीक है। एक हाइट पे होती है 5th-6th फ्लोर और वहां से आपने एक बॉल को नीचे गिर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जो धरती है वो उस वाले बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जो बॉल है वो अर्थ के ऊपर मतलब धरती के ऊपर जाके गिर जाएगी, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो उस टाइम पे जब बॉल नीचे आ रही थी, है ना, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि जो ये वाली बॉल है, ये वाली बॉल फ्री फॉल में है, ठीक है। हमेशा हमें एक चीज़ याद रखनी है, फ्री फॉल हम जब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो। इज देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जब हम बॉल को नीचे गिर रहे थे तो उस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब बॉल के अंदर उसकी वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में कोई चेंजेस आ रहे थे? वाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को या फिर आप कह सकते हो बॉल को नीचे गिराया तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बॉल यहाँ थी फिर वो यहाँ से आना शुरू हो गई, उसकी गति का डायरेक्शन तो नहीं बदली। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि वो ऐसे आ रही थी तो फिर वो ऐसे आनी शुरू हो गई, है ना। जिस आपने जैसे उसे गिरा था वो वैसे ही नीचे आ गई। बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, पर अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो बॉल है ना उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। वेलोसिटी मतलब स्पीड। अब स्पीड में किस तरह चेंजेस आ सकते हैं? देखो, अर्थ अट्रैक्शन क्या करता है, जैसे कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा तो क्या होगा, मान लो पहले तो वो स्लो आ रहा है फिर वो तेज आने लग गया, फिर वो स्लो आ रहा है फिर वो तेज आने लग गया, है ना। तो उसकी वेलोसिटी बाहर कर सकती है। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और एक्सीलरेशन के अंदर भी चेंजेस आ सकता है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे आया? क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अर्थ की तरफ गिरता है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। मतलब एक्सीलरेशन आपको उसके अंदर एकदम से आ जाएगा। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल होगा, गिरेगा, एंड एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा। दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सीलरेशन क्यों आ जाता है? ये वाला एक्सीलरेशन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। मतलब जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ना उसकी वजह से उस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन आ जाता है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force. इसलिए हम इस वाले acceleration को क्या कहते हैं? Acceleration due to the gravitational force of the earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाता है? एक्सीलरेशन आ जाता है। इट इज नोटेड बाय जी। अब हम यहाँ पे ना एक्सीलरेशन को जी से डिनोट करेंगे क्योंकि हम काफ़ी सारे आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आपको ना यहाँ पे याद रखना है कि जो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को जी से ले रहे हैं, वरना आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे जी कैसे आया, ठीक है। और यहाँ पे जी की यूनिट क्या है? जी मतलब एक्सीलरेशन। यहाँ पे एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? ms-2, ठीक है। यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा? हमने एक तो यहाँ पे समझा कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल होता है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ऊपर से गिरता है तो अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स में, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है और वाला ऑब्जेक्ट को हम उस टाइम पे कहते हैं कि वाला ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है ना। हमने ये चीज़ पढ़ी कि गिरते हुए ऑब्जेक्ट के जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन है, मतलब जो उसकी डायरेक्शन है गति की, वो चेंज नहीं होती। पर क्या होता है, अर्थ अट्रैक्शन की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है मतलब जो उसकी स्पीड है, उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव आ जाता है, ठीक है। और अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से, है ना, उसके अंदर एक्सीलरेशन भी आ जाता है। अब हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं? जी से डिनोट कर रहे हैं और जी की यूनिट क्या है? ms-2।
वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके अंदर हमने देखा कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, है ना। हमने ये चीज़ यहाँ पे सॉल्व करी थी और इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स निकाल पा रहे थे, है ना। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे। लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 बी एम, है ना। मास को हमने क्या ले लिया, एम ले लिया। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सीलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज नोटेड बाय जी। और हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या ले रखा है, जी ले रखा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। ए की जगह हम क्या ले लेंगे, जी ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सीलरेशन को जी से डिनोट कर रहे हैं। तो m मल्टीप्लाई बाय जी। Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force. तो क्या होगा, फोर्स को हमने लिया F से और फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इक्वल आ जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू mg। फ्रॉम इक्वेशन 10.4 एंड 10.6 हमने ऊपर एक मेथड पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, उसके अंदर हमने कुछ इस तरह का फॉर्मूला देखा था, F इज इक्वल टू जी मास मल्टीप्लाई मास अपॉन डी स्क्वायर, है ना। ये पढ़ा था ना हमने ऊपर मेथड। हम अब क्या करेंगे, फोर्स जो है वो इनकी इक्वल है, mg की इक्वल, तो यहाँ पे फोर्स की जगह mg रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे mg रख लिया, g m मल्टीप्लाई m अपॉन डी स्क्वायर। तो अब हम ये वाला मेथड हर जगह यूज करेंगे, ठीक है। या फिर आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने यहाँ पे m से m को काट दिया और जो g है वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे g है m अपॉन डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हम हट जाएंगे ना, तो और ये यहाँ पे हमारा इस वाला मेथड को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वेयर m इज द मास ऑफ द अर्थ, जो m है वो क्या है, अर्थ का मास है, मतलब जो ये वाला m है ये अर्थ का मास है। एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, और ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d। लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस इन d इन इक्वेशन विल बी इक्वल टू द रेडियस। अब क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे किसके इक्वल में आ जाएगा, रेडियस के इक्वल में आ जाएगा। द रेडियस ऑफ द अर्थ थर्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस को रेडियस लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, हमारा सेकंड मेथड था। तो दोनों में हमने क्या करा, डिस्टेंस को रेडियस ने लिख लिया। अब देखो, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अब जो अर्थ है वो यहाँ पे एक परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, ऊपर से थोड़ा चपटा सा है और साइड थोड़ा लंबा सा है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, जैसे जैसे जो अर्थ की जो रेडियस है वो बढ़ती रहेगी पोल से इक्वेटर तक। मतलब पोल पे जो अर्थ की रेडियस है वो थोड़ी कम होती है और इक्वेटर पे जो अर्थ की रेडियस है वो ज़्यादा होती है। मतलब देखो, पोल कहाँ होता है, इक्वेटर कहाँ होता है। अब ये हमारा यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ पे ये होता है इक्वेटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इक्वेटर, और जो हमारी ऊपर वाली साइड होती है, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, इसको हम बोलते हैं पोल्स, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे तो जो रेडियस है वो ज़्यादा रहेगी, आप देख भी पा रहे होंगे ये थोड़ा ज़्यादा है इससे, और ये गोल में है ना, तो ये कम रहेगा। तो क्या होता है, जो पोल्स पे अर्थ की रेडियस कम होती है और इक्वेटर पे अर्थ की रेडियस ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। तो इसकी वजह से जो जी की वैल्यू है, मतलब जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है, कहाँ पर, पोल्स पर। ऊपर की साइड जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाती है इक्वेटर से। अब देखो, ये यहाँ पे क्या बताया है कि देखो, ये यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में क्या है, ये है इक्वेटर और ये है यहाँ पे इनके पोल्स, ठीक है। ये यहाँ पे पोल्स हैं और ये है यहाँ पे इक्वेटर। अब इसके अंदर यहाँ पे जो पोल्स हैं उसके पास अर्थ की रेडियस कम होती है। अब देखो, अब यहाँ पे तो अर्थ की रेडियस कम है। अब आप खुद ही देखो, ये अर्थ है, अर्थ पे ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे ये वाली जो रेडियस है यहाँ कम है और यहाँ पे ज़्यादा हो गई, है ना। यहाँ पे ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ पे कम हो गई। तो पोल्स पे अर्थ की रेडियस कम रहती है, पर इक्वेटर पर अर्थ की रेडियस ज़्यादा रहती है। तो इसकी वजह से जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल्स के पास ज़्यादा है। मतलब अगर हम उसे कंपेयर करें इक्वेटर से, अगर हम उसे बीच वाली लाइन से कंपेयर करें, तो ऊपर की जो यहाँ पे हमारे पोल्स हैं उनके पास ग्रेविटी ज़्यादा रहती है, किसकी, अर्थ की। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर, कि जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के कौन से पार्ट में ज़्यादा रहती है ना। तो ऊपर वाले मतलब पोल्स के पार्ट में जो अर्थ की ग्रेविटी है वो ज़्यादा रहती है। फोर्स कैलकुलेशन, इसलिए अधिकतर कैलकुलेशन में जो जी की वैल्यू है हम क्या कह सकते हैं, वी कैन टेक जी,
हम जी की जो वैल्यू है उसको कम और ज़्यादा ले सकते हैं। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 10.7। अब 10.2.12 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक्सीलरेशन फाउंड करेंगे। हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन किसे डिनोट कर रखा था, जी से डिनोट कर रखा था। तो हम यहाँ पे एक्सीलरेशन किस तरीके से निकालेंगे, हम अपना मेथड यूज करेंगे। मेथड क्या है, जी इज इक्वल टू मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी, आप समझ सकते हो ग्रेविटी मास अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ जी एम एन आर, हम इसे किस तरीके से नेमली करेंगे, जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, यूनिवर्स की जो ग्रेविटेशन है वो कांस्टेंट होती है। तो हमने उसको याद भी करा था ऊपर, 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 एम स्क्वायर के जी माइनस 2। देखो हमने इसको यहाँ पे पढ़ा था, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 एम स्क्वायर के जी माइनस 2। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इन्होंने मास दे रखा है, अर्थ का जो मास है वो क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगी हमारी ये। ठीक है, उसके बाद हम अपना मेथड यूज करेंगे। मेथड में क्या होगा, जी जो है वो ऊपर आएगा, एम ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर जो है हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जी जो है, जो हमने याद कर रखा है ऊपर लर्न किया है, उसे कर लेंगे द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी, और मास हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद जब इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी एक्सीलरेशन मतलब जी निकल के आएगी 9.8 ms माइनस 2। थस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन आ जाती है उसकी वैल्यू क्या होगी 9.8 ms माइनस 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है 10.2.2 मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो मोशन, जो ऑब्जेक्ट है उनका मोशन किस तरीके से हो रहा है। मतलब जब आपने बॉल को ऊपर से गिराया तो वो किस मोशन में आई, मतलब उसकी गति क्या थी, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। अर्थ जो है जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही थी तो वो किस तरीके से नीचे आ रही थी, है ना। देखो, let us do an activity to understand whether an object hollow or solid big or small will from a height at the same rate। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। इस वाली एक्टिविटी के अंदर हमें यहाँ पे ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंकना है। हमें कुछ सॉलिड चीजें, बिग स्मॉल, मतलब हर तरीके की चीज हमें ऊपर से नीचे फेंकनी है, और यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि वो नीचे एक सेम रेट से, मतलब एक सेम ऊंचाई से नीचे आ पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे। मतलब जब आपने उसे ऊपर फेंका, ठीक है, मान लो आपने उसे ये यहाँ पे हमारा 5th फ्लोर है, ठीक है। अब 5th फ्लोर से आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नीचे फेंके, ठीक है। अब ये वाले ऑब्जेक्ट यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी धरती है, लैंड है, यहाँ तक बिल्कुल सेम रेट पे आए या फिर नहीं। ठीक है, तो इस वाली एक्टिविटी में ये दे रखा है कि हमें यहाँ पे कुछ सामान लेना है और उसको ऊपर से फेंक के देखना है। We know that an object experiences acceleration during free fall. From equation 10.9, this acceleration experienced by an object is independent of its mass। तो हमने इस वाली एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया, सारी चीज करोगे, जब आप उस सामान को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि वे सभी के सभी जो सामान है, वे सभी के सभी सामान बिल्कुल सेम रेट से नीचे आएंगे। ठीक है, दिस मीन्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड बिग और स्मॉल शुड फॉल एट द सेम रेट अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी। अब यहाँ पे जो गैलीलियो थे, इनकी क्या स्टोरी थी, इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया था फ्रॉम द टॉप, ऊंचाई से अलग अलग ऑब्जेक्ट को उन्होंने टॉप किया था ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पाइसा इन इटली टू प्रूव द सेम। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इटली के अंदर कोई लीनिंग टावर है, ठीक है, पाइसा में कोई लीनिंग टावर है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सामान को ऊपर से क्या करा था, ड्रॉप किया था। है तो इन्होंने यही चीज ऑब्जर्व करी कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम रेट में नीचे आए। एस जी इज कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ, जो जी है वो कॉन्स्टेंट है। ऑल द इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड विथ एक्सीलरेशन ए रिप्लाइड बाय जी। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सीलरेशन ए है हम उससे हम क्या करेंगे, उसे रिप्लेस कर देंगे, हम उसे कहेंगे जी। दिस इक्वेशंस आर, अब इक्वेशंस क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे एक इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इन वाली इक्वेशंस को हम किस तरीके से न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये किस तरीके के इक्वेशंस हैं। आगे हम एक एग्जांपल करेंगे, उस वाले एग्जांपल में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जांपल 10.2 where u and v are the initial and final velocity and s is the distance covered in time t। इन वाली इक्वेशंस में क्या है, जो u और v है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, और जो s है वो डिस्टेंस है और जो टाइम है वो t है।
अप्लाइंग ऑफ दिस इक्वेशन, जब हम इन वाली इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव में ले लेंगे व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछी हो ना, तो हम क्या करेंगे, ए को पॉजिटिव में लेंगे, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। द एक्सीलरेशन ए विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोजिस द मोशन, और एक्सीलरेशन ए को हम नेगेटिव में लेंगे जब वो मोशन के उल्टा चल रहा हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ए को पॉजिटिव में लेंगे जब वो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में हो, मतलब स्पीड, जो स्पीड में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चल रहा हो, और जब वो उल्टी गति चल रहा हो, व्हेन इट अपोजिस द मोशन, जब वो उल्टा चल रहा हो मोशन से, तो हम एक्सीलरेशन ए को निगेटिव में लेंगे। अब देखो एग्जांपल 10.2 में क्या दे रखा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इज इक्वल टू 10 ms-2। अब इन्होंने यहाँ पे हमें जी दे रखा है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे हमें जी दे दिया और थोड़ा सा टाइम दे दिया। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें पूछी, अब इन तीन चीजों में पहले क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्टिकिंग द ग्राउंड, तो हम यहाँ पे क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 80, ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू a क्या है यहाँ पे एक्सीलरेशन 10 ms-2 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और t क्या है हमारा यहाँ पर, t है यहाँ पे हमारा टाइम 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके से हमारी क्या निकल के आ जाएगी, वेलोसिटी मतलब स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आगे आता है क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, हमने यहाँ पे निकाली स्पीड, अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, है ना, टाइम जो है 0.5 सेकेंड है, इस वाले टाइम में उस वाली कार की क्या एवरेज स्पीड रही, तो उसका हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या मेथड है एवरेज स्पीड निकालने का, u प्लस वी अपॉन 2, यू क्या है इनिशियल और v क्या है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें कुछ भी गिवन नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी f5 ms-1। ये कैसे हुई, हमने अभी जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने स्पीड निकाली थी, उसके अंदर स्पीड जो है वेलोसिटी है, तो उसके अंदर हमने साथ साथ फाइनल वेलोसिटी फाइंड करी थी, मतलब हमारी ये यहाँ पे स्पीड भी है और फाइनल वेलोसिटी भी है, तो 5 ms-1, तो इसलिए हमने इसको क्या करा, यहाँ पे v की जगह ले लिया 5s-1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारी निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ हाई इज द लेस फ्रॉम द ग्राउंड। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, है ना, हाफ यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, a क्या है हमारा एक्सीलरेशन में क्या गिवन है क्वेश्चन में 10 ms-1। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे क्या है g दे रखा है, g इज इक्वल टू 10 ms-2, g मतलब क्या है एक्सीलरेशन ही है यहाँ पे, तो हमने जब यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया ना, जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, तो हमने डिस्टेंस में s इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे a की जगह क्या ले लिया 10 ms-2 ले लिया, क्योंकि जो यहाँ पे g है और a है वो बिल्कुल सेम है, और टाइम स्क्वायर क्या है 0.5 s स्क्वायर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमारा आंसर आएगा 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, स्पीड क्या हुई 5s-1, इट एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 0.5 सेकेंड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड 2.5 s-1, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो हाइट है लेज की वो क्या हो जाएगी 1.25 मीटर। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपको फ्री फॉल समझ में आया या फिर नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।